मुस्लिम्स, भारत में मुसलमान ना होने के लिए गैर मुसलमानों को या नॉन मुस्लिम्स को एक टैक्स देना पड़ता था, एक कर देना पड़ता था जिसे जजिया कहा जाता था, अपनी इनकम का 1/2 से लेके 2/3 तक। और फाइनली वो जजिया समाप्त कर दिया गया था किसके समय में? मोहम्मद शाह के समय में। अगली महत्वपूर्ण घटना जो मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में हुई, ध्यान रखेंगे, वो थी 1739 में इन्वेजन ऑफ नादिर शाह। इन्वेजन ऑफ नादिर शाह या नादिर शाह का आक्रमण। इन्वेजन ऑफ नादिर शाह या नादिर शाह का आक्रमण। इन्वेजन ऑफ नादिर शाह, नादिर शाह का आक्रमण। नादिर शाह एक पर्शियन रूलर था, एक ईरानी रूलर था। भाई ईरान में एक वंश चलता था, दुर्रानी वंश। उसी दुर्रानी वंश का शासक हुआ करता था नादिर शाह, और मुगलों को लूट के या लूटने के उद्देश्य से ही यह हिंदुस्तान आया था और इसने अटैक किया था। नादिर शाह को ही, ध्यान रखेंगे, नेपोलियन ऑफ ईरान भी कहा जाता है। इसी को ईरान का नेपोलियन भी कहते हैं, क्योंकि ये अपने आर्मी मिशंस के लिए प्रसिद्ध था। जैसे कभी नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस में अपने आर्मी मिशंस के लिए फेमस हुआ करता था। नादिर शाह ने 1739 में मुगलों पर अटैक किया और 1739 में ही लड़ा गया एक युद्ध जो कहलाता है बैटल ऑफ करनाल, करनाल का युद्ध। जो नादिर शाह की सेना और मुगल सेना के बीच हुआ, और इस युद्ध में नादिर शाह डिफीटेड द मुगल आर्मी। इस युद्ध में नादिर शाह ने मुगल सेना को पराजित कर दिया। और जब नादिर शाह के द्वारा मुगल सेना को पराजित कर दिया गया करनाल के युद्ध में, आप जानते होंगे हरियाणा में ही जिला है करनाल, वहां पर ये युद्ध लड़ा गया था। जब नादिर शाह ने मुगलों की सेना को पराजित कर दिया, तो आप जानते हैं कि मोहम्मद शाह रंगीला का सेनापति वजीर हुआ करता था निजाम उल मुल्क। हालांकि उसने खुद को हैदराबाद में अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था, लेकिन जब इस युद्ध में मुगलों की हार हुई और नादिर शाह ने मुगल सेना को पराजित कर दिया, तो मोहम्मद शाह ने निजाम उल मुल्क को भेजा 50 लाख रुपए का नजराना देकर और कहा कि जाइए, जाकर नादिर शाह को 50 लाख रुपए दीजिए और कहिए कि आप यहां से वापस लौट जाइए, आप तो लूट करने ही आए थे, ये लीजिए 50 लाख रुपए का नजराना। निजाम उल मुल्क करनाल गया और उसने करनाल जाकर नादिर शाह को 50 लाख रुपए नजराने के रूप में भेंट किए। चौंक गया नादिर शाह, 50 लाख रुपए तो जिंदगी में कभी एक साथ देखे नहीं थे, लेकिन ये मुगलों के लिए कुछ भी नहीं थे। नादिर शाह 50 लाख रुपए लेकर संतुष्ट हुआ और वापस ईरान लौटने के लिए तैयार हो गया। लेकिन आप जानते हैं, घर का भेदी लंका ढाए। जब अवध के नवाब सादत खान को, बुरहान उल मुल्क को या सादत खान को ये बात पता चली कि नादिर शाह तो करनाल से ही वापस लौट रहा है, तो ध्यान रखेंगे, अवध के नवाब सादत खान ने ही नादिर शाह के पास संदेश भिजवाया और उससे कहा कि ये 50 लाख रुपए तो केवल और केवल ट्रेलर है, यदि पूरी पिक्चर देखनी है तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। जाइए और जाकर दिल्ली में अटैक कीजिए, दिल्ली में जाकर मुगलों को लूटिए, मुगलों के पास तो अपार संपत्ति है। सर उस टाइम में रूपी चल रहा था, हे भगवान, तू मेरे सामने होता ना, इसीलिए तो मैं चाहता हूं आप ऑफलाइन क्लास में आओ ताकि मुझे मुर्गा बनाने का मौका मिले। अबे शेरशाह सूरी ने ही चलवा दिया था चांदी का सिक्का जिसे रुपया कहा जाता था, जो आज हमारी करेंसी है ना रुपया,
ये शेरशाह सूरी के द्वारा चलवाई गई थी। पता है कब? आज से लगभग 500 साल पहले। तुम कह रहे हो कि तब रुपया चल रहा था? भाई चल नहीं रहा था, दौड़ रहा था। नादिर शाह को बात में दम लगा। नादिर शाह ने सोचा कि जब ईरान से करनाल तक आ चुके हैं तो करनाल से दिल्ली कितना दूर है। नादिर शाह अपने सैनिकों के साथ दिल्ली में घुस आया। दिल्ली में इसने आकर कत्लेआम शुरू कर दिया, लूटपाट शुरू कर दी, और ध्यान रखेंगे लगभग 50 दिन तक जमकर कत्लेआम और लूटपाट दिल्ली में की गई। मुगलों को लूटा गया और इतिहासकार कहते हैं कि 50 लाख रुपए लेकर वापस लौट रहा था शांति से, लेकिन जब दिल्ली में आया तो इसने मुगलों से लूटी 70 करोड़ रुपए की संपत्ति। कहां 50 लाख रुपए का नजराना और कहां 70 करोड़ रुपए। और आप समझ सकते हैं कि 1739 में 70 करोड़ रुपए की वैल्यू कितनी होगी। आज भी बहुत है भाई, है ना। आज भी एक आदमी की पूरी जिंदगी निकल जाए वो तब भी इतना धन ना कमा पाए, लेकिन 70 करोड़ रुपए की संपत्ति मोहम्मद शाह लूट कर लेकर गया। किससे? मोहम्मद शाह से। नादिर शाह लूट कर लेकर गया मोहम्मद शाह से। और ध्यान रखेंगे, लूट में लेकर गया मुगलों की आन बान शान, मुगलों का स्वर्ण सिंहासन, मुगलों का गोल्डन थ्रोन जो कहलाता था तख्ते तऊस। या जिसे पीकॉक थ्रोन या मयूर सिंहासन कहा जाता था। कभी शाहजहां ने अपने शासनकाल में एक सोने का सिंहासन बनवाया था जिसे तख्ते तऊस या मयूर सिंहासन कहा जाता था। और ध्यान रखेंगे, इसी पर लगा था विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर डायमंड, कोहिनूर हीरा। तो इस तख्ते तऊस को तो लूट कर लेकर गया ही नादिर शाह, लेकिन साथ में विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भी अपने साथ लूट कर लेकर चला गया नादिर शाह। बहुत ही बढ़िया। जगेश लिख रहा है कि आप तो कमा ही लोगे। पता नहीं भाई, आप लोगों की दुआएं रही और आप जैसे नालायक और गधे स्टूडेंट आगे भी हिंदुस्तान में पैदा होते रहे तो हम डेफिनेटली इतना धन कमा लेंगे। आप लोगों की दुआओं से ही चल रहा है भाई जो भी चल रहा है। अगर हिंदुस्तान में सारे के सारे स्टूडेंट्स होशियार ही पैदा होने लगे तो फिर आपको क्या जरूरत पड़ेगी मुझसे आकर हिस्ट्री पढ़ने की। लेकिन आप लोग स्कूल टाइम और कॉलेज टाइम में जो नालायकी की हद कर देते हैं या जो पूरी की पूरी नालायकी मचाते हैं, वही तो हमारे पैसे कमाने का आधार बनती है। तो यदि आपने ही स्कूल और कॉलेज में अपने आप को सुधार लिया होता तो फिर कहां हमारा धंधा चल रहा होता। हाँ, लेकिन आप जैसे स्टूडेंट हमें मिलते रहेंगे तो हम डेफिनेटली कमा लेंगे आपकी दुआओं से, ये बात पक्की है। मोहम्मद शाह से लूटकर नादिर शाह ले गया अपने साथ तख्ते तऊस भी, मयूर सिंहासन भी और साथ में कोहिनूर हीरा भी। लेकिन नादिर शाह को क्या पता था वो अपनी ही मौत का सामान ले जा रहा है। भाई कोहिनूर हीरे के लिए तो ये बात प्रसिद्ध थी कि जो कोहिनूर हीरा है वो पुरुषों के लिए बेहद अशुभ हुआ करता था, बेहद अनलकी हुआ करता था। क्योंकि इतिहास गवाह है इस बात का इतिहास गवाह है कि कोहिनूर हीरा जब भी पुरुषों के पास गया है तो उनके लिए मौत का फरमान लेकर आया है, लेकिन जब ये महिलाओं के पास गया है तो उनके लिए लकी चार्म बना है। नादिर शाह अपने साथ तख्ते तऊस और कोहिनूर हीरा लूट कर ले गया और इन 1747 1747 में
नादिर शाह डाइट, और 1747 ईस्वी में मृत्यु हुई नादिर शाह की। सत्रह सौ सैतालीस ईस्वी में नादिर शाह की मृत्यु हो गई, और जब नादिर शाह मरा तो ध्यान रखेंगे, नादिर शाह के मरते ही ईरान का अगला शासक नादिर शाह का ही सेनापति बन गया, जो हुआ करता था अहमद शाह अब्दाली। नाम सबने सुना होगा, पानीपत मूवी सबने देखी होगी। दुरानी वंश का अगला शासक बन गया अहमद शाह अब्दाली। आपसे पूछेंगे कि बताइए अहमद शाह अब्दाली का सबसे पहला आक्रमण। भाई नादिर शाह तो मर गया, लेकिन नादिर शाह के बाद कई बार हिंदुस्तान पर अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण हुए, जो केवल लूटपाट करने के उद्देश्य से ही हुआ करते थे। आपसे पूछेंगे अहमद शाह अब्दाली का सबसे पहला आक्रमण किस के शासनकाल में हुआ था, तो लिखेंगे फर्स्ट इन्वेजन ऑफ अहमद शाह अब्दाली। First invasion of Ahmad Shah Abdali was happened in his ruling period. अहमद शाह अब्दाली का प्रथम आक्रमण इसी के शासनकाल में हुआ। अहमद शाह अब्दाली का पहला आक्रमण इसी के शासनकाल में हुआ। और यदि आपसे पूछें कि अहमद शाह अब्दाली ने कुल कितनी बार भारत पर अटैक किया था, आक्रमण किया था, तो ध्यान रखेंगे कुल 8 बार। अहमद शाह अब्दाली डिड 8 इन्वेजन्स इन इंडिया। इसने भारत में 8 बार आक्रमण किए थे, जिसमें सबसे पहला अटैक ये मोहम्मद शाह रंगीला के ही समय में कर चुका था। उद्देश्य केवल और केवल लूटपाट करना। उधर दुरानी वंश का शासक बन गया अहमद शाह अब्दाली, और इधर 1748 ईस्वी में डेथ हो गई मोहम्मद शाह रंगीला की। और 1748 में मोहम्मद शाह रंगीला के मरने के बाद भारत का अगला मुगल बादशाह बना, लिखिए अहमद शाह। 1748 से लेके 1754 तक, 1748 से 1754 तक अगला मुगल एम्परर बना अहमद शाह। और ये मात्र एक महज एक इत्तेफाक है कि भारत का मुगल बादशाह का नाम भी अहमद शाह था, और उसी के समकालीन, उसी के कंटेम्परेरी दुर्रानी वंश का शासक का नाम भी अहमद शाह था। फर्क कितना है, वो अहमद शाह है और ये है अहमद शाह अब्दाली, लेकिन दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे, ये दोनों अलग अलग लोग हैं। इसके बाद सबसे पहली चीज तो ध्यान रखेंगे, अहमद शाह के ही शासनकाल में 1748 में अहमद शाह अब्दाली फिर से अपनी सेना लेकर आया, और इसने मुगलों पर या मुगलों की सेना पर अटैक किया। युद्ध लड़ा गया पंजाब में, और क्योंकि दोनों तरफ से लड़ने वाले थे अहमद शाह या अहमद शाह की सेनाएं, इसीलिए इसे अहमद शाह बैटल कहा जाता है। मुगलों की सेना और अहमद शाह अब्दाली की सेना के बीच लड़ा गया अहमद शाह बैटल।
और इसमें लिखेंगे मुगल्स डिफीटेड अब्दाली। इसमें मुगलों ने अब्दाली को पराजित किया। इसमें मुगलों ने अब्दाली को पराजित किया। आपसे पूछेंगे मुगल बादशाह अहमद शाह के शासनकाल में अहमद शाह अब्दाली के कितने अटैक हुए? तो ध्यान रखेंगे 6 इन्वेजन्स ऑफ अब्दाली। एक मोहम्मद शाह रंगीला के समय में हुआ था पहला, उसके बाद 6 बार अटैक हुए अहमद शाह अब्दाली के अहमद शाह के शासनकाल में। 1754 में 1754 ईस्वी में मुगल बादशाह अहमद शाह की भी डेथ हुई, अहमद शाह की भी मृत्यु हुई। और ध्यान रखेंगे अहमद शाह के मरने के बाद भारत का अगला मुगल बादशाह बना लिख लीजिए आलमगीर सेकंड। आलमगीर द्वितीय 1754 से लेकर 1759 तक। 1754 से लेकर 1759 ईस्वी तक भारत का अगला मुगल बादशाह बना आलमगीर सेकंड। और आलमगीर सेकंड से संबंधित एक ही सवाल बनता है, और वो भी डायरेक्टली इससे संबंधित नहीं है। केवल ये पूछा जाता है कि जब प्लासी की लड़ाई लड़ी गई थी या जब बैटल ऑफ प्लासी लड़ा गया था तो उस समय दिल्ली में भारत का मुगल बादशाह कौन था? तो ध्यान रखेंगे इसी के समय में 1757 में लड़ा गया बैटल ऑफ प्लासी। लेकिन बैटल ऑफ प्लासी से इसका कोई संबंध नहीं है। बैटल ऑफ प्लासी या प्लासी का युद्ध जो लड़ा गया बिटवीन रॉबर्ट क्लाइव एंड सिराजुद्दौला। रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया बैटल ऑफ प्लासी या प्लासी का युद्ध, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव डिफीटेड सिराजुद्दौला। बंगाल का सबसे पहला गवर्नर हुआ करता था रॉबर्ट क्लाइव, और बंगाल का उस समय नवाब हुआ करता था सिराजुद्दौला। और इसी युद्ध को वो निर्णायक युद्ध माना जाता है जिसके बाद भारत में अंग्रेजों का डोमिनेंस, अंग्रेजों की शक्ति बढ़नी शुरू हुई थी, या उनका जो डोमिनेंस था वो यहां पर मजबूत होना शुरू हुआ था। बैटल ऑफ प्लासी 1759 में आलमगीर द्वितीय, आलमगीर सेकंड की डेथ हुई, और आलमगीर सेकंड के मरने के बाद भारत का अगला मुगल बादशाह बना, लिख लीजिए, शाह आलम सेकंड। भारत का अगला मुगल बादशाह बना शाह आलम सेकंड। शाह आलम द्वितीय। ये 1759 से लेकर 1806 तक भारत का अगला मुगल बादशाह बना। आपसे पूछेंगे व्हाट वाज द एक्चुअल नेम ऑफ शाह आलम सेकंड? ध्यान रखेंगे हिज एक्चुअल नेम वाज अली गौहर। इसका वास्तविक नाम अली गौहर था। ये आलमगीर द्वितीय का ही पुत्र था।
जिसका नाम था, वास्तविक नाम था अली गौहर। शाह आलम द्वितीय के समय में क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई? सबसे पहले तो 1761 में लड़ा गया थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत का तृतीय युद्ध, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का तृतीय युद्ध जो लड़ा गया मराठाओं के बीच और अहमद शाह अब्दाली के बीच। अब्दाली और मराठाओं के बीच लड़ा गया थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का तीसरा युद्ध, जिसमें अहमद शाह अब्दाली डिफीटेड मराठास, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को पराजित किया। इसके बाद 1764 में लड़ा गया बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर या बक्सर का युद्ध जो अंग्रेजों के ही खिलाफ लड़ा गया। हमारी तरफ से इसमें मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड, बंगाल का मीर कासिम और अवध के नवाब सुजाउद्दौला की सेनाएं शामिल हुई अंग्रेजों के खिलाफ। और अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व किया हेक्टर मुनरो ने। लेकिन हमारे 3 शासकों की सेना भी मिलकर अंग्रेजों को पराजित नहीं कर सकी और एक बार फिर से बैटल ऑफ बक्सर में हमारी हार हुई। और बैटल ऑफ बक्सर ही वो निर्णायक युद्ध है जिसके बाद अंग्रेजों ने पूरे के पूरे बंगाल पर अधिकार कर लिया और पूरे के पूरे बंगाल में टैक्स वसूल करने के और रेवेन्यू जनरेट करने के जो अधिकार थे वो किसके पास आ गए? ब्रिटिशर्स के पास या अंग्रेजों के पास। अब मुगल साम्राज्य इतना कमजोर हो गया कि वो सिमट कर केवल और केवल सीमित रह गया कहां तक? दिल्ली के लाल किले तक। लिखेंगे इन 1803, 1803 ईस्वी में ब्रिटिशर्स कॉन्कर्ड दिल्ली। 1803 ईस्वी में अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार किया। इन 1803 ब्रिटिशर्स कॉन्कर्ड दिल्ली। 1803 ईस्वी में अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार किया एंड दे मेड मुगल्स देयर पेंशनर्स, और उन्होंने मुगलों को अपना पेंशनकारी बनाया। अठारह सौ तीन ईस्वी में, ध्यान रखेंगे 1803 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था लॉर्ड वेलेजली, और लॉर्ड वेलेजली के ही कार्यकाल में या शासनकाल में 1803 ईस्वी में ब्रिटिशर्स दिल्ली में घुस आए और दिल्ली पर अधिकार कर लिया और लाल किले में जाकर मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड से कहा कि अब आप लोगों की जो पावर है, जो शक्ति है, वो केवल लाल किले तक सीमित रहेगी। अब भारत का मुगल बादशाह कोई पावर नहीं, केवल एक पोस्ट रहेगी, एक पद रहेगा, और अब अंग्रेज ही डिसाइड करेंगे कि मुगल बादशाह कौन बनेगा। हम आपको मंथली पेंशन्स देंगे, अब आप रिटायर हो चुके हैं। और फाइनली मुगल बादशाहों को अंग्रेजों ने अपना पेंशनर बना लिया। क्वेश्चन भी आता है, अंग्रेजों का पेंशनकारी बनने वाला पहला मुगल बादशाह कौन था? ध्यान रखेंगे शाह आलम सेकंड। ही वॉज फर्स्ट पेंशनर ऑफ द ब्रिटिशर्स। ये अंग्रेजों का प्रथम पेंशनकारी था। 1806 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई और इसके बाद अंग्रेजों के ही द्वारा अगला मुगल बादशाह नियुक्त किया गया अकबर सेकंड को। अकबर द्वितीय। 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं अकबर सेकंड से, अकबर द्वितीय से। ये 1806 से लेकर 1837 तक भारत का मुगल बादशाह रहा था।
दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला सवाल आपसे पूछेंगे, बताइए अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला पहला मुगल बादशाह कौन था? ही वॉज अकबर सेकंड। लिखेंगे पहला पॉइंट, ही वॉज फर्स्ट मुगल एम्परर। ही वॉज फर्स्ट मुगल एम्परर हु वॉज अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिशर्स। अंग्रेजों द्वारा नियुक्त किया जाने वाला यह प्रथम मुगल बादशाह था। ही वॉज फर्स्ट मुगल एम्परर हु वॉज अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिशर्स। ही वॉज फर्स्ट मुगल एम्परर हु वॉज अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिशर्स। अंग्रेजों द्वारा नियुक्त किया जाने वाला यह पहला मुगल बादशाह था। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इससे बनता है, आपसे पूछेंगे, बताइए राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि किसने दी थी? ही वॉज ऑल्सो अकबर सेकंड। लिखेंगे इन 1830। इन 1830 1830 ईस्वी में ही गेव द टाइटल ऑफ राजा, ही गेव द टाइटल ऑफ राजा टू राजा राम मोहन रॉय। He gave the title of राजा to राजा राम मोहन रॉय। 1830 में इसी ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। अठारह ईस्वी में अकबर द्वितीय मरा और इसके मरने के बाद लिखेंगे द लास्ट मुगल एम्परर वॉज बहादुर शाह सेकंड, और यू कैन से बहादुर शाह जफर। 1837 से लेकर 1857 तक द लास्ट मुगल एम्परर, भारत का अंतिम मुगल बादशाह हुआ। लिख लीजिए बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर। ही वॉज द लास्ट मुगल एम्परर ऑफ इंडिया, ये भारत का अंतिम मुगल बादशाह था। लिखिए ही वॉज एन उर्दू पोएट, यह एक शायर था। ही वॉज एन उर्दू पोएट, यह एक शायर था। एंड हिज पेन नेम वॉज जफर, और ये जफर नाम से शायरी किया करता था। एंड हिज पेन नेम वॉज जफर, और ये जफर नाम से शायरी किया करता था। लिखेंगे ही वॉज द लीडर ऑफ, ही वॉज द लीडर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, ये 1857 के विद्रोह का नेता था। ही वॉज द लीडर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, ये 1857 के विद्रोह का नेता था। और क्योंकि 1857 के विद्रोह का इसे नेता बना दिया गया था, इसीलिए लिखेंगे इन 1857 ही वॉज अरेस्टेड बाय द ब्रिटिशर्स। 1857 में इसे अंग्रेजों के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। इन 1857 ही वॉज अरेस्टेड बाय द ब्रिटिशर्स, इसे अंग्रेजों के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। एंड ही वॉज सेंट टू रंगून, बर्मा, और इसे बर्मा के रंगून भेज दिया गया। आप जानते हैं जो आज म्यांमार है वही पहले बर्मा कहलाता था। 1937 तक ये इंडिया में था, और आज जो म्यांमार में है यांगोन सिटी, वही यांगोन पहले रंगून कहलाती थी। गाना सुना होगा ना, गाना सुना होगा, मेरे पिया गए रंगून, किया है वहां से टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग भी लगाती है। उसी रंगून की बात हो रही है ये, है ना। और गाना सुन के ऐसा लगेगा, अब आज के बाद जब ये गाना सुने
तो इमेजिन कीजिएगा कि बहादुर शाह जफर की पत्नी बहादुर शाह जफर के लिए कह रही है, क्योंकि पूरी की पूरी मुगल फैमिली हिंदुस्तान में ही रही, केवल बहादुर शाह जफर को कहां भेज दिया गया? बर्मा के रंगून भेज दिया गया, रंगून निर्वासित कर दिया गया, आरोप लगा दिया गया ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह करने का। अब आप खुद सोचिए, बहादुर शाह जफर रंगून में और पत्नी यहां पर। अब जब पत्नी यहां पर होगी तो गाने भी यही गाएगी, मेरे पिया गए रंगून किया है वहां से टेलीफोन तुम्हारी याद सताती है, ओए अल्लाह जिया में आग भी लगाती है ना। बस फिर क्या था। तो यहां पर फाइनली बहादुर शाह जफर को जब निर्वासित करके बर्मा के रंगून भेज दिया गया और यहां पर यह औपचारिक घोषणा कर दी गई कि अब हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन नहीं बल्कि महारानी विक्टोरिया का शासन चलेगा, और अब महारानी विक्टोरिया ही भारत की साम्राज्ञी होंगी या भारत की एम्प्रेस होंगी। तो यहीं पर समाप्त होता है मुगल साम्राज्य, यहीं पर खत्म होती है मुगल डायनेस्टी। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि कब दी? क्लास को दोबारा से चेक कर लो, रिवाइंड करके क्लास को दोबारा प्ले कर लो। सरोज जी, आपकी जो क्वेरी है, ठीक है, उसके लिए आपको मुझे रिपीट कराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यू हैव द एंटायर वीडियो ऑफ दिस ब्लडी क्लास। इस क्लास के बाद, ठीक है, 1000 बार देखिएगा कि बंगाल का गवर्नर और सॉरी बंगाल का नवाब कौन था। 1000 बार चेक कर लेना, वीडियो को रिवाइंड करना है। ऐसा नहीं है कि मैंने क्लास में बताया नहीं है, अब आपसे लिखा नहीं गया तो दैट्स योर प्रॉब्लम, है ना। वी आर नॉट हियर, हम यहां पर नहीं है इसलिए कि हम आप लोगों के हाथ पकड़ पकड़ कर आपसे नोट्स बनवाएं, ठीक है। निर्लजता है ये। अगर नोट्स बनाने के लिए इस बैच में आए हैं तो जाकर किसी छोटे मोटे बैच में एडमिशन लीजिए जो एलडीसी और चपरासी लेवल का हो, ठीक है। इस बैच में थोड़ा सा लेवल बेटर रहेगा बाकी बैचेस से, क्योंकि मैं ऐसा समझता हूं कि आप लोगों का लेवल बेटर है। मुझे मालूम है ये ज्यादातर मेरी गलतफहमी है, ठीक है, लेकिन जिस जिस व्यक्ति का जो जो स्किप हुआ है, जो जो छूटा है, ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि वो मैंने क्लास में कराया नहीं, कराया तो है ना। तो जैसे ही क्लास ओवर होगी दोबारा से क्लास को प्ले कीजिए और देख लीजिए क्या कहा था, तब नोट कर लीजिए, ठीक है। हम लोग आप लोगों के लिए स्पून फीडिंग करने के लिए नहीं है, है ना, चम्मच से खीर खिलाने के लिए, चम्मच से खाना खिलाने के लिए नहीं। हम लोग स्पून फीडिंग आज तक आपके माँ बाप ने आपके साथ कर ली है। वी आर हियर टू शो यू द रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड। हम आपको दिखाएंगे रियलिटी, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, ठीक है। चलिए, तो यहां पर होता है डाउनफॉल ऑफ मुगल्स, यहां पर खत्म होता है मुगल साम्राज्य का पतन। यहां पर हम कंप्लीट करते हैं लेटर मुगल्स या उत्तरवर्ती मुगल शासकों के बारे में। जाकर क्वेश्चन कर लीजिएगा, खुद ब खुद पता चल जाएगा कि मैंने कैसा पढ़ाया है और मैंने क्या करवाया है। इससे संबंधित चाहे आईएएस के क्वेश्चन करके देखिए, चाहे पीसीएस के करके देखिए, चाहे अलाना फलाना जिस मर्जी एग्जाम के करके देखिए, ठीक है। 100% की गारंटी तो भगवान भी नहीं लेता है, लेकिन मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि मोर देन 80-85% क्वेश्चंस बहुत आसानी से हो जाएंगे, ऑप्शंस देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो जाकर कर लीजिएगा क्वेश्चन, तो खुद पता चल जाएगा कि आपको कैसा पढ़ाया गया है, ठीक है ना। क्योंकि आप हिंदुस्तान की जनता हैं, तुम सुल्तानों से संतुष्ट ना हुए, मुगलों से ना हुए, अंग्रेजों से ना हुए, नेहरू से ना हुए, मनमोहन सिंह से ना हुए, मोदी से ना हुए, तो आप हमसे क्या होंगे? सिंपल सी बात। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस करके देख लें। कल हमारी मुलाकात होगी सुबह 11 बजे, जैसा कि मैंने आपको बताया, और कल हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक ऑफ मॉडर्न इंडिया, जो रहेगा एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। भारत में यूरोपियों का आगमन। हम उन यूरोपियन कंपनीज के बारे में बात करेंगे जो यहां पर व्यापारी बनकर आए और जिन्होंने यहां पर व्यापार के आड़ में या व्यापार के साथ साथ
अपना प्रशासन मजबूत किया और धीरे ही धीरे, देखते ही देखते यहां के क्या बन गए, शासक बन गए। चलिए, थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो इन द मॉर्निंग। धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।